Hey guys, welcome to our channel Score Plus Finance। तो आजकल हम हमारे आसपास बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में, नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुनते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, NFTs, क्रिप्टो करेंसी, XYZ। लेकिन ये सब होता क्या है और ये सब से डील कैसे करना है, ये सब आए कहाँ से हैं? तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने को उस माइंडसेट में ले जाना है जिस तरीके से हम पैसों के बारे में सोचते हैं। इस वजह से हम हमारी पहली वीडियो में बात करेंगे पैसे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एवोल्यूशन के बारे में। ये सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं। इससे पहले कि हम ये समझ सके कि ओवर द ईयर्स पैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पैसों से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होता था। हर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ऐसे समझिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में है और सबके पास उसका एक लिमिटेड एक्सेस है। एक इंसान सारे कपड़े नहीं बना सकता है, एक इंसान पूरा खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकता और एक इंसान सारे घर का फर्नीचर या यूटेंसिल्स नहीं जोड़ सकता है। सो अपने स्कार्स रिसोर्सेज को और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट करने के लिए हमने कुछ ट्रांजैक्शन के तरीके डिवाइस करे हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कैसे ट्रांजैक्शन होता था। प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह दो इंसानों के बीच में कैसे चेंज होती थी। तो सबसे पहले आपने बहुत जगह पर नाम सुना होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में वी टॉक्ड अबाउट ट्रेड, कैसे चीज़ें ट्रेड होती थी दो इंसानों के बीच में। पहले ये समझते हैं। सो ट्रेड का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। अगर आप एक फार्मर है और आप अच्छे से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, तो और मेरे पास अगर मैं एक पॉटर हूँ जो कि किचन के लिए, घर के काम के लिए यूटेंसिल्स बना सकता है। अगर आपको यूटेंसिल्स चाहिए तो आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो दे सकता हूँ। और अगर मुझे खाना चाहिए, अपने घर के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चाहिए, तो मुझे वो खुद नहीं उगाना है, खुद लैंड नहीं अरेंज करना है, उस पर क्रॉप्स नहीं उगाना है, कोई हार्वेस्ट नहीं करना है, मैं वो आपसे ले सकता हूँ। सो ट्रेड एक सिंपल एक्सचेंज है दो चीज़ों के बीच में, इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको कौन वो चीज़ दे सकता है। तो अब ट्रेड का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है। द डाउनसाइड इज़ सिंपल। कोई गेस कर सकता है? इट्स वेरी सिंपल। द डाउनसाइड इज़ कॉल्ड कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? लेट्स से मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, आप एक पॉटर हैं, आपके पास यूटेंसिल्स है जो आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्लोथ्स नहीं है, मुझे कपड़े चाहिए। और आपके पास कोई और चीज़, लेट्स से फर्नीचर नहीं है घर के लिए, आपको फर्नीचर चाहिए। तो हमारे बीच में ट्रेड पॉसिबल नहीं है। इस केस में ट्रेड पॉसिबल करने के लिए हमें एक तीसरा या दो लोग और चाहिए जिनके पास वो चीज़ें हों जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए और जो वो चीज़ हमें दे सके जो उनके पास एक्सेस में है। इस प्रॉब्लम का नाम है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? लेट्स से मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास एडिशनल खाना है लेकिन मुझे घर के लिए बर्तन चाहिए। आप एक पॉटर हैं जिसके पास घर के लिए बर्तन है लेकिन आपको कपड़े चाहिए। तो आपको वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं है और मैं आपको वही चीज़ दे सकता हूँ जो आपको नहीं चाहिए। ये एक फॉलिसी है, यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल नहीं है। एक सक्सेसफुल ट्रेड के लिए हमें एक तीसरा इंसान ढूंढना होगा जिसको वो चीज़ चाहिए जो हम उसे दे सकते हैं और जो हमसे वो चीज़ ले सके जो हमारे पास एक्सेस है। तभी एक तीन का लूप क्रिएट हो सकता है जहाँ पे हम अपनी चीज़ें एक्सचेंज करके तीनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लें। बट ये एक बहुत ही छोटा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। एक असल ज़िंदगी में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैग्नीट्यूड पे चाहिए होती है, वहाँ पे ट्रेड इतनी सिंपली पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे हम हाउ डू वी मेक थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें काम कर सकती है? तो सिस्टम को काम करवाने का एक पॉसिबल तरीका ये है कि आप एक ऐसी न्यूट्रल चीज़ ले आए जो कि हम दोनों को चाहिए हो सकती है एंड देन आप उसके थ्रू ट्रेड करें। दैट थिंग इज़ कॉल्ड मनी।
यहाँ से मनी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था। सो थिंक अबाउट इट दिस वे, अगर आपको एक चीज़ चाहिए जो मैं आपको नहीं दे सकता, उसकी जगह मेरे पास पैसे हैं, और अगर मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, वो चीज़ आप कहीं और ले जा सकते हैं और किसी से और कोई चीज़ ले सकते हैं। तो सिंपली इट्स अ सब्स्टिट्यूट गुड। मनी कुछ नहीं है, एक ऐसा सामान है जिससे आप हर चीज़ को, हर आइटम को, हर गुड को, हर सर्विस को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो आप दे सकते हो, तो आप पैसे दे सकते हैं उस चीज़ की वैल्यू के बराबर, और उससे ट्रेड पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो अब मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ? मनी सबसे पहले आया कहाँ से था? 200 BC में चाइना ने ऐसे मेटल सर्कल्स बनाए जो किसी भी गुड को या किसी भी सर्विस को रिप्रेजेंट कर सकते थे, जिन्हें आप किसी भी चीज़ की जगह ट्रेड कर सकते थे। एंड इनको उस टाइम पे उन्होंने डायनेस्टी कॉइन्स करके कहा। ये दुनिया के पहले कॉइन्स थे और इनका एडॉप्शन ना सिर्फ चाइना में या एशिया में, बट दुनिया भर में स्टार्टिंग विथ यूरोप बहुत जल्दी हो गया था। तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 700 AD में चाइना ने पेपर मनी को भी इन्वेंट करा था। इन्हें वो फ्लाइंग कैश के नाम से बोलते थे, क्योंकि वो इतना हल्का होता था कि हवा के एक झोंके से वो उड़ जाता था। फिर चलते ही चलते जब मार्को पोलो चाइना गए थे अराउंड 1200s में, उस टाइम पर उन्होंने पेपर मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने साथ वापस यूरोप लेकर आया था। उस टाइम तक यूरोप में इटालियन कॉइन फ्लोरिन को इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। अब जब कुछ साल बाद मेटल्स को कैरी करना, एक्सचेंज करना और उनसे ट्रांजैक्शंस करना इनफीजिबल लगने लगा और वो पॉसिबल नहीं था, तो यूरोप और अमेरिका के जितने भी वेस्टर्न बैंक्स हैं, उन्होंने पेपर करेंसी को फाइनली अडॉप्ट करना शुरू करा। पेपर करेंसी क्या होती है? जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने इंडिया के भी पेपर करेंसी को देख सकते हैं। नोट्स में हमेशा एक प्रॉमिस लिखा होता है। वो प्रॉमिस उस टाइम पे ये था कि अगर आप उन नोट्स को वापस बैंक लेकर जाते हैं तो उन नोट्स की वैल्यू के एक्सचेंज में आपको कुछ गोल्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस को समझने के लिए। गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है। गोल्ड हमेशा प्रोड्यूस नहीं हो सकता है और वो बहुत करोड़ों सालों की प्रोसेस से बनता है। तो एक स्कार्स रिसोर्स जैसे कि गोल्ड की एक अपनी वैल्यू है। किसी भी चीज़ की वैल्यू उसकी स्कार्सिटी से, उसकी लिमिट से आती है कि वो कितना कम है। तो जैसे अगर आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक टाइम आने पे वो ख़त्म हो जाएगा। हर किसी को अपने मतलब से वो नहीं मिल सकता है। सो पैसे की वैल्यू गोल्ड एक रेयर मेटल के साथ एसोसिएट कर दी गई है। ऐसा करने से जैसे जैसे गोल्ड के रिसोर्सेस कम होते रहेंगे, उसे खरीदना, उसे पाना उतना ही मुश्किल होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि गोल्ड के रिसोर्स के डिप्लीशन के साथ नोट्स की वैल्यू उतनी ही कम होते रहेगी और करेंसी उतनी ही नीचे जाते रहेगी। और यही इन्फ्लेशन का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ चलते चलते नोट से 1946 में सबसे पहले चार्ज इट नाम के एक कार्ड को प्रोड्यूस किया गया था। चार्ज इट दुनिया का सबसे पहला क्रेडिट कार्ड था, जो कि आगे चल के बैंक अमेरिकैंड के नाम से जाना लगा और उसी को आज हम वीज़ा और मास्टर कार्ड कहते हैं। 1980s से हमने सबसे पहले डिजिटल एज में कदम रखा था फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। देखते ही देखते इंटरनेट रेवोल्यूशन के साथ सारे बैंक्स ऑनलाइन चले गए, जहां से हमने नेट बैंकिंग, पेमेंट वॉलेट्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर जैसे जैसे इंटरनेट कंपनीज की ग्रोथ हुई तो वैसे वैसे स्टॉक मार्केट और ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट वो सारे बूम में आने लगे। हम ये सारे एडवांस्ड फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स, ये सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें हम अपनी आने वाली सीरीज़ में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ इनके बारे में नहीं, इन पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए, आपकी लाइफ में कहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज़ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड स्टिक विथ आवर चैनल स्कोर प्लस फाइनेंस। थैंक यू।